हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सल्तनत काल में। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा था। अर्थात इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया था। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का दिल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इस क्लास का जो पीडीएफ है हम वेब टेलीग्राम ग्रुप में ही जाकर प्रोवाइड कराते हैं। तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप का अगर नाम जानना चाहते हैं तो लैट एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वयन क्रमशः 4 योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए 4 प्रमुख योजनाएं कौन कौन है? तो पहला इसमें है दोयाब क्षेत्र में कर वृद्धि, 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में किया गया था। अगला पॉइंट है, दूसरा है राजधानी परिवर्तन, 1326 से 27 के बीच में राजधानी परिवर्तन किया गया। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 1329 से 1330 ईस्वी के बीच में किया गया। चौथा है खुरासान एवं कराचिल का अभियान। और अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला पॉइंट है, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की जो रोमन शैली में निर्मित है और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जुन्ना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के समय जब वह लौट रहा था दिल्ली की तरफ, तो जुन्ना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन के बाद जुन्ना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो गयासुद्दीन के बाद जुन्ना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन एक अच्छा सुल्तान था और एक योग्य व्यक्ति भी था सुल्तान बनने का। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त प्यासु कहा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? स्वप्नशील, पागल और रक्त प्यासु भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए आमिर ये कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में हस्तांतरित की और इसका नाम दौलताबाद
रखा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया? दौलताबाद। अगला पॉइंट है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा फरिश्ता के अनुसार तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपये टाका के बराबर थे। तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा और तांबा की धातु के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य क्या था? चांदी के रुपये के टाका के बराबर था। अगला पॉइंट है, एडवर्ड्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी वर्स की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट है, अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। तो अफ्रीकी यात्री या मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने दूत के रूप में चीन भेजा। तो 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को सुल्तान ने कहाँ भेजा? अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो इब्न बतूता की पुस्तक रेहाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में, मतलब इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोड़ाल में हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब? 20 मार्च 1391 ईस्वी को सिंध जाते समय। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरियर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज विजयनगर की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज विजयनगर की स्थापना की। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दो नए राजवंशों का उदय हुआ। पहला है बहमनी राज और दूसरा है विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों राजवंशों का उदय हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय। इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शक्ति था वह कमजोर पड़ रहा था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु का इतिहासकार बदयूनी लिखता है, अतंतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन ओली, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और आजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुहिन और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन ओली, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और आजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1391 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम आमिर उस मोमिन की उपाधि दी गई। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 20 मार्च 1391 को हुआ। पुनः उसका राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 को हुआ। अगला पॉइंट है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर
खराज, लगान, खुमस, युद्ध से लूटा हुआ माल, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 ही कर, पहला है खराज, खुमस और जजिया और ज़कात को ही वसूला करता था। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला वह पहला प्रथम मुसलमान था। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक ने नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। अगला पॉइंट है, इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के लिए एक नया विभाग की स्थापना की, एक नया विभाग की स्थापना की जिसका नाम क्या था, दीवान ए खैरात। अगला पॉइंट है, सल्तनत काली सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। तो दासों की संख्या कितनी थी, 1,80,000 के पास में थी। अगला पॉइंट है, दासों के देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। तो दासों के देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए बदगान। अगला पॉइंट है, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। तो फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को क्या किया, वंशानुगत बना दिया। अगला पॉइंट है, इसने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। अगला पॉइंट है, इसने जियाउद्दीन बर्नी सम ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षक प्रदान किया। तो इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं सम ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। अगला पॉइंट है, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। अगला पॉइंट है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अधात एवं विख कहा जाता था। तो फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे अपने शासनकाल में। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी को हो गई। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई, सितंबर 1388 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक के काल में निर्मित खान ए जहां तेलगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। अगला पॉइंट है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोडाल फिरोजशाही दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोडाल फिरोजशाही दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया, मतलब तुगलक वंश का पतन होने लगा था धीरे धीरे। अगला पॉइंट है,
और लास्ट पॉइंट है, तैमूर लंग के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और यहाँ से तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए टॉपिक, नए लक्ष्य और नए उमंग और नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।